अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी एम्बेसडर अशोक सज्जनर साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। Thank you very much, Arzu, for the invitation. Always a pleasure to be with you. Thank you. थैंक यू सो मच सर। सर, एक तो इलेक्शंस पे हम बात करेंगे कि क्या रिजल्ट्स आए हैं और सब बड़े हैरान है। वैसे आई एम श्योर कि आप फवाद चौधरी को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझेंगे। फवाद चौधरी की ट्वीट्स होती रही है मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। एक वो बात करेंगे हम, और दूसरा 10 इयर्स ऑफ मोदी सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी थी पीएम मोदी की, उस पर भी हम बात करेंगे। वैसे तो बहुत अच्छी रही है फॉरेन पॉलिसी, जहां तक मैंने देखा है और मैंने समझा है, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं इन दोनों बातों को? जी बिल्कुल। अगर पहले मैं ये प्रधानमंत्री मोदी के जो 10 साल रहे हैं 2014 से 2024 तक, उनकी जो विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी रही है, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। बड़ी अच्छी फॉरेन पॉलिसी रही है, क्योंकि हर तरीके से अगर हम देखें अपने रिश्ते जो हैं, संबंध हैं और देशों के साथ, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता हूँ, पाकिस्तान के ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। मतलब दैट वाज नॉट फॉर ट्राइंग, हमारी तरफ से तो बहुत कोशिश की गई, बहुत प्रयास किया गया। मतलब जो कितने सालों तक यहाँ के कोई प्रधानमंत्री नहीं गए थे पाकिस्तान, तो वो 2015 में वो वहाँ से आ गए। पर पाकिस्तान का तो जिसे कहा जाता है सुई जनरिस केस है, एकदम अलग केस है। उसको अलग रखा जाए, चीन को थोड़ा सा अलग रखा जाए, क्योंकि वहाँ पर जैसे हालात निकले, they were quite unusual, different to what has been in the past. परंतु और अगर देशों के साथ देखा जाए और कैसे अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम आगे ले जाना चाहते थे, I think that has been a great success. I would tend to agree with you. And we can go in details in terms of some of the thematic issues and some of the other aspects, या फिर regions और country wise कैसे इंडिया के रिलेशंस डेवलप किए हैं, वी कैन गो ओवर दैट। बट ओवरऑल आई वुड से जो इंडिया की स्टैंडिंग पूरी दुनिया में, इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है, इंडिया का जो प्रोफाइल है, क्लाउड है, वो बढ़ा है इस 10 साल में। एंड आई थिंक इंडिया हैज टुडे इमर्ज्ड एज अ पार्टनर ऑफ चॉइस फॉर ऑल कंट्रीज। सभी देश आप देखेंगे चाहते हैं जो भारत के साथ संबंध अच्छे हों, रिश्ते अच्छे हों। सो आई थिंक इट हैज़ बीन एन अनमिटिगेटेड सक्सेस, बहुत ही अच्छा सक्सेस रहा है। बिल्कुल ऐसा ही सर, लेकिन सर साथ साथ हमने ये भी देखा कि काफी इंडिपेंडेंट भी थी फॉरेन पॉलिसी। किसी से डिक्टेशन नहीं लेना, किसी ने कुछ कह दिया कि जी ईरान के साथ काम ना करें, सैंक्शंस लग जाएंगी। इस चीज को किस तरह से आपके ख्याल में भारत की गवर्नमेंट ने मैनेज किया? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। इसमें जिसे कहा जाए एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो भारत हम्म। फॉलो करता आया है, एंड आई थिंक दैट वाज इन फुल डिस्प्ले अभी जब पिछले कुछ साल हुए हैं। मैं कहूँगा पिछले, अगर हम 5 साल देखें तो बहुत सारे चैलेंजेस भारत के सामने आए, और उस चैलेंजेस की भी हम बात कर सकते हैं। और कैसे आई थिंक एक वो भी रीज़न था क्यों भारत की जो छवि है, भारत का जो दूसरे देशों का जो नज़रिया है भारत को देखने का, वो क्यों बड़ा है। क्योंकि एक सबसे पहले अगर चैलेंज देखें कोविड-19 का आया, तो कैसे पूरी दुनिया उसके सामने उन्होंने घुटने टेक दिए। परंतु भारत इतनी ज़्यादा बड़ी आबादी है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या पर कैपिटा जीडीपी इतना अच्छा नहीं है, परंतु फिर भी हमने कैसे उसके साथ उस चैलेंज को, उस चुनौती को हमने उसका सामना किया और उसके ऊपर कैसे हमने फतेह पाई। परंतु आपने जो बात कही है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, बिल्कुल ठीक है। और वो आई थिंक इट वाज इन फुल डिस्प्ले जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ फरवरी 2022 में। और उसके बाद मैं समझूंगा दो चीज़ें हुई। एक तो पश्चिमी देशों, वेस्ट से बहुत दबाव आया, चाहे अमेरिका हो या यूरोप हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो। एक तो पहली बात, जो आप रशिया को क्रिटिसाइज करिए, रशिया को कंडेम करिए, जो जो उसने किया है वो गलत है। इट इज अगेंस्ट द यूएन चार्टर, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ कंट्रीज, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो उसने उसका उल्लंघन किया है। तो आप एक रूस को क्रिटिसाइज करिए,
दूसरा, भारत वहां से जो हमने डिस्काउंटेड रेट पर तेल लेना शुरू कर दिया था, ऑयल लेना शुरू कर दिया था, जो हम वो लेना बंद कर दे, क्योंकि उसको लेने से, क्योंकि उसमें रशियन उसकी जो रेवेन्यूज हैं वो बढ़ते हैं, एंड दैट हेल्प्स इट टू कंटिन्यू द वॉर इन यूक्रेन। हमने दोनों में ही मना कर दिया, और बिल्कुल साफ तरीके से मना कर दिया। हमने एक तो ये कहा, जो हमारे रूस के साथ या उससे पहले सोवियत यूनियन के साथ हमारे संबंध जो रहे हैं बहुत ही हिस्टोरिकल हैं, बहुत ही स्ट्रेटेजिक हैं, सामरिक तरीके से हमारे संबंध रहे हैं। और इसीलिए हमने ये तो कहा, जो सभी देशों को, जो भी यूएन के चार्टर के हैं प्रिंसिपल्स, सॉरी, ये जो चार्टर के प्रिंसिपल्स हैं, उनको पूरी तरीके से उसका सम्मान करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। परंतु हमने डायरेक्टली रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया, कंडेम नहीं किया। दूसरा, हमने वहां से जो डिस्काउंटेड ऑयल है वो लेना हमने बंद नहीं किया, उसको हम लेते रहे। और उसके लिए हमने कहा, जो एक तो रूस के साथ हमारे जो संबंध रहे हैं, कभी रूस ने भारत के ऊपर, सोवियत संघ ने या रूस ने भारत के ऊपर कभी सैंक्शंस नहीं लगाए हैं। दूसरा, हमारे जो रिश्ते हैं उनके साथ बहुत ही, रूस और सोवियत संघ के साथ बहुत ही पुराने हैं, हिस्टोरिकल हैं, स्ट्रेटेजिक हैं। और हमें अभी तक 40-50% अपना जो डिफेंस इक्विपमेंट है, हमारी सिक्योरिटी के लिए जो हमें चाहिए, हमारे दोनों तरफ, हमारे पश्चिम में पाकिस्तान है जिससे हमारे बहुत बारी युद्ध हो चुका है, हमको अपने को पूरे सक्षम बनाना है, सुदृढ़ बनाना है। और दूसरा, ऊपर चीन है जिसके साथ भी हमारे संबंध ठीक नहीं रहे हैं। हमने प्रयास बहुत किया है 1990 के दशक से, परंतु अब हमने देखा है 2020 में कैसे चीन ने वहां से आकर अपने करीब 50-60 हजार सैनिक हमारे सीमा पर तैनात कर दिए हैं। तो हमें अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी के लिए रूस के साथ संबंध अच्छे रखना बहुत जरूरी है। और हम उसके ऊपर पॉलिटिकली भी हमारे संबंध उनके साथ अच्छे रहे हैं। पहले जब सोवियत संघ का समय था, तो चाहे वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बातचीत हो रही हो गोवा के ऊपर, कश्मीर के ऊपर, 1971 में जब बात हो रही थी, तो ये सोवियत संघ था जिसने की अपना वीटो का इस्तेमाल किया था भारत के पक्ष में। तो ये हमारे लिए संबंध इंपॉर्टेंट है। तेल लेना हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ पर करीब 83 से 85% जो हमारा तेल की यहाँ पर खपत होती है, जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन और सप्लाईज बहुत कम है। और अगर हम ये वाले जो अगर दाम पूरी दुनिया में तेल के बढ़ जाते हैं और उस पर हमको खरीदना पड़ता है, तो ये हमारे अपने लोगों के लिए, उनको जो हम सप्लाई करते हैं, वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए हमने उनको समझाने का प्रयास किया। और आरजू, आपको और आपके सुनने वालों को ये जानकर खुशी होगी कि अब अमेरिका भी यही कहता है, जो भारत ने जो ये किया बहुत अच्छा किया। क्योंकि अगर वो वाला जो तेल था वो अगर इंटरनेशनल मार्केट में नहीं आता, तो ऑयल के जो प्राइसेस हैं, फॉसिल फ्यूल के प्राइसेस हैं, वो कहीं ज्यादा बढ़ जाते। और उससे न केवल डेवलपिंग कंट्रीज को, जो जिनकी पर कैपिटा इनकम कम है, परंतु इवन डेवलप्ड कंट्रीज, दे आल्सो वुड हैव हैड टू सफर। उनकी इकोनॉमी को भी बहुत नुकसान पड़ता, क्योंकि उनके पास भी तेल जब वो इंपोर्ट करते हैं तो वो उसके भी दाम बहुत ज्यादा हो जाते, बिकॉज दे हैव बीन डिपेंडेंट फॉर ऑयल एंड गैस ऑन रशियन सप्लाईज। और अगर रूस से आना बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में दाम बढ़ जाएंगे। और अगर भारत ने ये किया है, रिफाइन करके इसको ग्लोबल मार्केट में सप्लाई किया है, इट इज गुड फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी।
तो वो भी उनको भी समझ आ गया है, एंड दे हैव आल्सो स्टार्टेड रियलाइजिंग दिस। परंतु भारत ने अपने हितों में ये करना था, हमने किया, एंड आई थिंक द वर्ल्ड हैज टू एक्सेप्ट इट एंड एक्नॉलेज इट। बिल्कुल ऐसे ही सर, और यकीनन मैं तो बहुत बार कहती हूँ कि पाकिस्तान को यकीनन फॉरेन पॉलिसी जो है वो थोड़ी बहुत भारत से सीखनी चाहिए, लेकिन जाहिर है कि वो हमारी जो इकोनॉमी है उसकी वजह से हम उस पोजीशन में कभी रहे ही नहीं कि हम अपनी कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ला सकें। कहीं ना कहीं से डिक्टेशन आ जाता है, कभी चाइना से, कभी अमेरिका से, कभी सऊदीया से, इसलिए पाकिस्तान जो है वो फॉरेन पॉलिसी उस तरह से नहीं चल पाती। लेकिन सर इस वक्त खैर बात तो हमने इलेक्शंस की भी करनी है, लेकिन अभी अगर मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँ कि शहबाज शरीफ साहब चाइना गए और एक दावा जो ये गवर्नमेंट बार बार कर रही है कि उनका क्लेम है कि जी हम जो है ना वो अब जो है लोन या कर्जा नहीं मांगेंगे बल्कि हम इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। आपको लगता है कि ये कामयाब होंगे वाकई में? दूसरी कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट आ सकती है पाकिस्तान में इस वक्त जो हाल है यहाँ का? देखिए, मैं समझता हूँ जो वहां पर एक तो इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एक वहाँ पर इकोनॉमी के बारे में आपने खुद ही कहा है, जो इकोनॉमी तो वहाँ पर ठीक है नहीं, वहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी है नहीं, क्योंकि आप देखते हैं जो आए दिन वहाँ पर प्रोटेस्ट होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, अटैक्स होते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का अफगानिस्तान से अटैक्स होते हैं, हमने पिछले कुछ बहुत महीनों में ये देखा है, तो उसमें कोई कमी नहीं आई है। जहां तक चीन का इन्वेस्टमेंट है, देखिए चीन का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो जो भी वो पैसा देता है वो बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसकी टर्म्स और कंडीशंस जो होती हैं वो बहुत ही एडवर्स होती हैं टू दी बॉर्वर। आप श्रीलंका का वो देख लीजिएगा, उनका तजुर्बा, उनका अनुभव देख लीजिएगा जो क्या रहा है। उन्होंने पैसा उनको दिया फॉर प्रोजेक्ट्स दैट श्रीलंका डिड नॉट नीड, फॉर प्रोजेक्ट्स दैट इट डिड नॉट रिक्वायर। हम्बन टोटा पोर्ट जहाँ की भी कुछ होता ही नहीं है, कुछ इस्तेमाल ही नहीं होता है, अब वो कोलंबो में भी कुछ अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो इससे वो एक डेट ट्रैप में डाल लेते हैं, और डेट ट्रैप में डालकर वहां के जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनको अपने साथ मिला लेते हैं। मेरा मानना है जो पाकिस्तान में भी जो अभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का वो है, आई थिंक दैट्स अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान में हो रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। आपको याद होगा जो 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी, राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब वहां पर गए थे कजाकिस्तान में, 2015 में मेरे ख्याल से जब आए थे वो शी जिनपिंग मार्च में पाकिस्तान में आए थे, तो तब उन्होंने वहां पर अनाउंस किया था। 2015 से लेकर 2024 तक 9 साल हो गए हैं। पहले हम सुनते थे जो ये $26 बिलियन का है पूरा प्रोजेक्ट, वहाँ पर बड़े हाईवेज बनेंगे, बहुत वहाँ पर रेलवे लाइंस बनेंगी, वहाँ पर बहुत पावर प्रोजेक्ट्स बनेंगे वगैरह वगैरह, और वहाँ पर पूरा ही कायाकल्प हो जाएगा पूरे पाकिस्तान का। पहले कहा था $26 बिलियन, फिर हुआ $46 बिलियन, फिर हुआ $62 बिलियन। अब मेरे ख्याल से आप ज्यादा इसमें अच्छा बता पाएंगे आरजू, जो कितना वहां पर पैसा आया है, किस उसमें आया है, हैज इट कम एज अ लोन, हैज इट कम एज अ ग्रांट, हैज इट कम एज एन इन्वेस्टमेंट, और उसमें जो आया है उसका पाकिस्तान के अवाम को उसका कितना फायदा हो रहा है। क्योंकि हम तो अभी भी पढ़ते हैं, एंड आई कुड बी ऑफ द मार्क बट यू आर देयर, आपको पता है जो वहां पर बड़े ब्लैकआउट्स होते हैं, बड़े अभी भी मे बी द रोड्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, परंतु और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्वादर में उन्होंने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर वो बनाना था, डैम बनाना था वगैरह, बट आई डोंट सी, मतलब वहां पर पीओके में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी जो सारा वो मंगला डैम बना है, वहां से जो एनर्जी जनरेट होती है वहां के उनके लोगों को तो मिल नहीं पाती है, वो तो बाहर जा रही है, वो तो वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वही हम देख रहे हैं, सब जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सो माय थिंकिंग, जो आपने कहा शहबाज शरीफ साहब वहां पर गए, उन्होंने कहा हम लोन नहीं मांगेंगे, हम इन्वेस्टमेंट मांगेंगे, पर देखिए जो भी इन्वेस्टमेंट लाएगा ना, they will want returns on that, they will want decent returns। अब वो देखेंगे हमने जो पैसा वहां पर अभी लगाया है पाकिस्तान में, उसका हमारा एक्सपीरियंस क्या है, आर वी गेटिंग रिटर्न्स। वो तो ये देखते हैं जो इवन एज फार एज चाइनीज
engineers are concerned, they are also at the risk of their lives. उनके ऊपर भी बहुत हमले किए जा रहे हैं। मैं तो कितने वो जो दौसा डैम है वहां पर वो जा रहे हैं, उनके वहां बम ब्लास्ट हो जाता है, कितने वो चाइनीज इंजीनियर्स वगैरह, दे आर द टारगेट ऑफ अटैक। तो इसीलिए अब इन्वेस्टमेंट अगर आना है किसी भी देश में, आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज जो सिक्योरिटी होनी चाहिए, वहां पर स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उसके बनाने के लिए, देन ओनली इट कैन कम। एंड द चाइनीज आर नॉट यू नो इज नॉट अ कंट्री लाइक दैट जो भाई वो किसी उसमें यू नो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंडशिप, they are very sort of you know tough negotiators। अपना पैसा उन्होंने जब श्रीलंका में था उन्होंने जो पैसा लगाया था, और जब उनकी बारी आई जो उसको थोड़ा सा आप डिफर कर दीजिएगा, उसका पेमेंट प्लान जो है आप डिफर कर दीजिएगा, दैट ऑल्सो वो सामने नहीं आए। वो भारत को आना पड़ा पहले, और वो उनको कमिटमेंट देना पड़ा $4 बिलियन का, तभी आईएमएफ आया, आईएमएफ ने अपना लोन दिया, and then after that China and some of the other countries came. So I find you know सपने तो हसीन हैं, पर अब इनको कहाँ तक वो आगे कर पाएंगे। बट मे बी यू माइट विश टू शेयर सम थॉट्स, जो ये सीपेक का कैसा वहां पर आपका एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। सर अभी तक तो कोई खास जो है वो हमने काम होता हुआ नहीं देखा, लेकिन ये जरूर है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट चाइना क्लेम करता है कि उसने की है पाकिस्तान में, उसका रिकॉर्ड भी कहीं नहीं है। चाहे आप गूगल सर्च कर लें या कुछ भी कर लें इंटरनेट के ऊपर, अगर कोई पढ़ना चाहे देखना चाहे, जो कि होना चाहिए, गवर्नमेंट को वहां पर लगाना चाहिए कि इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है और कहाँ कहाँ पर उन्होंने ये पैसा लगाया, लेकिन ऐसा कोई कोई डिटेल्स जो है वो पब्लिक तक नहीं है, पब्लिक के पास अभी तक नहीं है, जिसके ऊपर यकीनन के काम होना चाहिए। इसलिए कि सिर्फ क्लेम है और कुछ पता नहीं कि क्या चल रहा है इन लोगों क्या। लेकिन सर इलेक्शन की अगर बात करें, रिजल्ट्स जो नहीं, है, मैं एक कमेंट करूंगा जो आपने कहा जी है ना, तो आरजू, आई थिंक दिस इज वेरी वरिंग। व्हाई इट इज वरिंग इज क्योंकि ऐसी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, यू नो देयर आर टू थिंग्स दैट वी ऑलवेज स्पीक अबाउट, वन इज ट्रांसपेरेंसी, द अदर इज अकाउंटेबिलिटी। तो अब जैसे मैंने बताया 2015 से ये शुरू हुआ है, 2015 से 2024 9 साल हो गए हैं, और कभी यू नो ऑन द ग्राउंड यू डोंट सी एनीथिंग मच दैट इज हैपनिंग। आपके ब्लैकआउट्स पावर के अभी तक वो चल रहे हैं वहां पर, पावर का दाम और बढ़ गया है वहां पर, और किसी को नहीं मालूम है, यू नो दैट इज व्हाट आई मेंट बाय सेइंग, जो जो टर्म्स कंडीशंस हैं, जैसे पहले कहा जाता था, जो बहुत ही ज्यादा यू नो हम आपके हमारे देश में जमींदार लोग हुआ करते थे, वो आपको कहे वहां पर आपने अंगूठा लगा दिया, आपको पता नहीं है जो आपने कितना देना है, बस वो आपसे जमींदार आपसे पूछता जाएगा, आपकी जमीन भी ले लेगा फॉर अ पोल्ट्री सम ऑफ मनी, 1000 2000 5000 रुपए के लिए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट चाइनाज मोडस ऑपरेंडी इज एज फार एज बीआरआई इज कंसर्न। जो इन देशों को डेट ट्रैप में आप डालिए, और डेट ट्रैप में डेट की वजह बजाय जब वो डेट नहीं पे कर सकते, अपना कर्जा नहीं चुका सकते हैं, आप उनका कुछ ना कुछ वो स्ट्रेटेजिक एसेट ले लीजिएगा। जैसे उन्होंने हम्मन टोटा पोर्ट को 99 साल के लिए ले लिया है, 15,000 पता नहीं कितने एकर्स वहां पर जो हिंटरलैंड में जगह है उसको उन्होंने ले लिया है। तो मतलब उन्होंने अपनी सॉवरेंटी को गिरवी रख दिया है। एंड आई थिंक पाकिस्तान रियली नीड्स टू बी कॉन्शियस ऑफ दैट and concerned and worried about that। जो इसके लिए for temporary benefits हम अपने उसको तो सॉवरेंटी को तो हम दाव पर नहीं लगा सकते हैं, सॉवरेंटी को तो हम गिरवी नहीं रख सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी वरिंग एस्पेक्ट। और ये अगर नए नए शब्द आप कह दें, भाई हम लोन नहीं लेंगे, हम इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, बट यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑलरेडी ऑन द ग्राउंड फॉर द लास्ट 9 years। जो वहां से पैसा आया है, तो वो इन्वेस्टमेंट आया है या लोन आया है, उसी प्रकार का आया है। सर 9 years नहीं, ये तो 10 years का केक तक काट चुके हैं इन्होंने तो। 10 years ओके सेलिब्रेशन भी कर ली थी, चाइना नहीं से भी नहीं, कुछ हाँ लोग नहीं आ नहीं गए नहीं, थे। देखिए उसमें थोड़ी सी वो है, जो जैसे मैंने कहा 2013 में शुरू हुआ, ठीक है, सही।
जी 2013 में लॉन्च किया गया, जब ये उनके राष्ट्रपति शी जिनपिंग कजाकिस्तान में गए थे, नजरबाइव यूनिवर्सिटी में उन्होंने अनाउंस किया। तो चाइना के लिए तो 10 साल हो गए, परंतु मैं कह रहा हूं जो पाकिस्तान में कब शुरू हुआ। सही पाकिस्तान में आपको याद होगा 2014 में शी जिनपिंग ने आना था, परंतु वो नहीं आए, शायद वहां पर फ्लड्स हो गए या कुछ और हो गया था। तो जहां तक मुझे याद, मेरी याददाश्त है, आपको ज्यादा अच्छा याद होगा, 2015 में मार्च में शी जिनपिंग जी का दौरा हुआ था वहां पर हम्म इस्लामाबाद में, और तब वहां पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की अनाउंसमेंट हुई थी। तो मैं सीपेक की बात कर रहा हूं, नॉट ऑफ द बीआरआई। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो 2013 में हुआ, पर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसकी शुरुआत 2015 में, उसके जो 10 जी साल में, मतलब बरसी नहीं कहूंगा, 10 साल जो उसके होने हैं वो अगले साल होने वाले हैं। बट आई थिंक 10 years इज अ लॉन्ग इनफ टाइम for the people of Pakistan to be able to say, bhai, we want to see some positive, some good results on the ground, not only mounting debts, जिसको हमें आगे चलते हुए पता नहीं कितने सालों तक हमको पेमेंट करनी पड़ेगी। क्योंकि सर जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं पाकिस्तान की तरफ से खासतौर पे मैं कहूंगी कि उनकी सोच बहुत लिमिटेड होती है। वो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं बस इतने टाइम में हमने जो करप्शन करनी है, जो खाना पीना है वो खा के हम भाग जाएंगे, उसके बाद आगे के दूसरे लोग आएंगे वो देखेंगे। तो नहीं, यही चीज चलती जा रही है। ये दैट्स आपने एक और बड़ी अच्छी चीज की है, मैंने तो केवल डेट ट्रैप की बात की थी, दैट करप्शन बहुत है इसमें, क्योंकि व्हाई देयर इज नथिंग दैट इज गिवन आउट इन द ओपन, जो क्या रेट्स पर है। और फिर दूसरी चीज एक और है, आपके इट इज नॉट दैट आपके यहाँ नई टेक्नोलॉजी लाई जा रही है, इट इज नॉट दैट आपके यहाँ नए जॉब्स क्रिएट किए जा रहे हैं। वो चाइनीज वर्कर को लाएंगे, चाइनीज इंजीनियर्स को लाएंगे, आपके यहाँ के लोगों को ट्रेन नहीं करेंगे, नई टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे। देखिए बहुत सारे ऐसे देशों में, और मैं आपको बता सकता हूँ, मलेशिया एक एग्जाम्पल है। जब बीच में महातीर दोबारा से आए थे, शायद 2018-19 में, तो उन्होंने कहा था ये जो दो चीन ने बीआरआई में प्रोजेक्ट्स दिए हैं, हम इसको नहीं करेंगे, क्योंकि इससे मलेशिया को कोई फायदा नहीं होने वाला है, इससे केवल चीन को फायदा होने वाला है। नाउ दैट वाज अ बिग सेटबैक फॉर चाइना। चाइना ने कहा नहीं नहीं आप कर लीजिएगा, एंड देन दे फाइनली साइन द प्रोजेक्ट्स एट 30% लेस वैल्यू जो चीन के साथ पहले अग्री हुई थी। उनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इसके ऊपर जो बातचीत की थी और जो उन्होंने साइन किए थे उससे 30% नीचे लाए और फिर वो प्रोजेक्ट किए गए। तो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज दैट करप्शन इज very huge in all these projects, and the people of the country, क्योंकि जो आपके तो यहाँ पर मैंने देखा है जो सारे मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, who are managing this, अब उनको क्या इसके बारे में तजुर्बा है, अनुभव है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, परंतु इसमें हर एक में करप्शन की बहुत पॉसिबिलिटी रहती है। सो दिस इज आई थिंक ऑल्सो that the people of Pakistan and people of any country जहां पर BRI प्रोजेक्ट रहता है वहां पर उनके इसके बारे में सतर्क रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसा है सर, और करप्शन हुई भी है और सबको मालूम भी है, वो रिकॉर्ड्स पर है। लेकिन सर एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग, मेरी एक साहब से बात हो रही थी तो मैंने उनसे कहा कि चाइना हमें फंसाता जा रहा है और हम बीच में मतलब क्या करेंगे ये वो। तो वो कहने लगे कि चाइना पाकिस्तान को नहीं जानता। कहते हैं हम सारा उनसे प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद उनके लोगों पे इतने अटैक होंगे कि वो कहेंगे सी पैक भी तुम रखो, पैसे भी तुम रखो, हमें कुछ नहीं चाहिए, वो अपनी जान बचा के भागेंगे। और मुझे यकीन है कि वो साहब ठीक कह रहे थे, उनका बिल्कुल मुझे लगा आइडिया बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे जब कंप्लीट हो जाएगा ये सी पैक, इन केस अगर हो गया कभी, तो इतने अटैक जो अभी भी चल रहे हैं चाइनीज पे, वही वो फिर करके और उसके बाद ये भाग जाएंगे। जाहिर उनको अपनी जान बचानी होगी, वो कहेंगे कि भाई हमें जाने दो, हम देख लेंगे। तो पैसा तो उनके पास है, लेकिन यहाँ से वो कह रहे हैं कि वो उनका वास्ता इस बार पाकिस्तान से पड़ा है, पाकिस्तान नहीं उनके हत्थे चढ़ेगा। नो आई थिंक ये जिसे अब हम अपने इलेक्शंस में कहते हैं कांटे की टक्कर, तो इसमें भी ये कांटे की टक्कर होगी पाकिस्तान और चीन के बीच में। देखिए जहां जहां और ऐसी इनसिक्योरिटी की सिचुएशंस आई हैं चीन के लिए, उसने वहां पर जाकर अपने ट्रूप्स स्टेशन किए हैं,
अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है. सो प्लीज बी अवेयर ऑफ that if you want Chinese boots on the ground, Chinese soldiers on the ground, ये तो मैंने सुना है जो नॉर्थ के एरिया में, गिलगित बाल्टिस्तान में, पीओके वगैरह जहां से वो कंस्ट्रक्शन हुआ है, वहां पर उन्होंने अपने जो सिपाही हैं, अपने सोल्जर्स हैं, अपने ट्रूप्स हैं, उनको वहां तैनात किया है. बट इट कैन हैपन वेरी मच देयर, दैट इन अदर एरियाज आल्सो, दैट इट कैन डेफिनेटली हैपन. जो अगर सिक्योरिटी वो कहते हैं, जो अगर पाकिस्तान नहीं प्रोवाइड कर सकता है सिक्योरिटी, तो चीन के अपने ट्रूप्स आकर वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का वो प्रयास करेंगे. सो अगेन इट्स जो मैंने पहले बताया, सॉवरेंटी जो आपका जो जमीन है उसके ऊपर वो आकर कब्जा कर लेंगे, उसके ऊपर आप 100 ईयर लीज दे दीजिएगा. ये तो बिल्कुल वैसी बात हुई आरजू, जो उन्होंने हम्बन टोटा में 99 ईयर लीज ली है. वो जब आप हिस्ट्री बड़ी अच्छी तरह जानती हैं, आपके सुनने वाले जानते होंगे, जब ब्रिटेन की और चाइना की ओपियम वॉर हुई थी 1840 में, तो उन्होंने हांगकांग पूरा वहां से ले लिया. 1860 में और उन्होंने कौलून पेनिनसुला ले लिया, और 1898 में वहां का पूरा जो न्यू टेरिटरीज थी, इतना सारा एरिया उन्होंने वहां से हड़प लिया उसका, और कहा 99 ईयर हम लीज देते हैं. तो वही 99 ईयर लीज यहाँ पर भी. तो इट इज अ कॉलोनियल प्रोजेक्ट. जो आप देखिए, जो वहां पर ब्रिटेन ने चीन में हांगकांग को जो कॉलोनाइज किया था, वही जो है आजकल जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, दैट इज न्यू कॉलोनियलिज्म. वो दूसरे गार्ड में आ रही है पैसा देकर, और पैसा आप नहीं लौटा सकते तो हम आपसे आपकी जो जमीन है वो ले लेंगे. तो वहां पर अपने, अगर आप उन्होंने ट्रूप्स वहां पर स्टेशन कर दिए, जो भाई हमको, आप तो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, हमको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए हमको वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है. देयर इज नो वे दैट पाकिस्तान विल बी एबल टू से नो, जो आप नहीं, हम आपको नहीं आने देंगे. सो आई थिंक देयर आर ये सभी जो बातें हैं, इसको मेरे विचार से पाकिस्तान को अच्छी तरीके से सोच लेना चाहिए, और तभी फूंक फूंक कर कदम उठाना चाहिए. ठीक है, पाकिस्तान का अभी तक तजुर्बा यही रहा है, जो जहां से पैसे लिए उसने रख लिए अपने पास, और द अदर्स have not been able to do anything about it. But China is also a very जो वहाँ की कंपनीज हैं, they are very materialistic. लेकिन सर, चाइना का भी जहां जहां वास्ता पड़ा है, उन लोगों के पास ना तो लब्बैक वाले थे, ना कोई और टक्कर वाले थे, ना टीटीपी था, ना बीएलए था. तो अब चाइना का भी बड़ा टफ टाइम मिलेगा, क्योंकि जो हमने आउटफिट्स बनाए थे, जो टेरर आउटफिट बनाए थे, वो अभी तक हैं. पाकिस्तान उन्हें खत्म नहीं कर पाया, और शायद करना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसी से लोगों को डरा रहा होता है मेरे ख्याल से. तो इसलिए चाइना को भी बड़ा टफ टाइम मिलेगा. वो लाख अपनी फौज लाके खड़ी कर दे, लेकिन वो फौज होगी ना, वो टेररिस्ट का तो मुकाबला फौज नहीं कर पाती. अगर होता, देखिए, अफगान बॉर्डर पे कुछ जो है सुकून हो गया होता, अफगान बॉर्डर कुछ कंट्रोल हो गया होता. नहीं हो पाता, क्योंकि इन लोगों के पास जो दिमाग होता है, वो सारे टाइम इसी तरह की चीजें सोचते हैं कि कैसे नुकसान पहुंचाना है, कोई अच्छा काम तो करते नहीं है. तो इसलिए चाइना को बहुत टफ टाइम मिलेगा अगर चाइना ने ट्राई भी किया तो. मैं ऐसा पाकिस्तानी नहीं बात कर रही, एक जनरल एक बात कर रही हूँ कि मुझे लगता है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो माइंडसेट यहाँ के लोगों का है, जो बहुत खतरनाक है अपने लोगों के लिए भी, तो वो चाइना को कैसे करने देंगे. अगर इनकी फौज आ भी गई है तो वापस भागेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है किस किस तरह के लोग और किस तरह के ग्रुप्स रहते हैं पाकिस्तान में, जो हम China is very good at also buying off all opposition. देखिए, चाइना का जो मोडस ऑपरेंडी रहा है बड़े अलग अलग देशों में जाकर, वो जो जिसके पास भी सत्ता में पावर होती है, हाथ में पावर होती है, उनको बाय ऑफ कर लेते हैं, सो दैट और लोग जो कुछ भी बोलते रहें, जो कुछ भी करते रहें, उससे उनका कोई वो फर्क नहीं पड़ता है. दैट इज देयर प्रॉब्लम. तो यहाँ पर भी अब ऑफ कोर्स दिस इज अ what one should say a different cup of tea. जो ये आप बोल रहे हैं तहरीक-ए-लब्बैक और जैश और लश्कर वगैरह वगैरह जैसे वो लोग हैं, मे बी वो इतने आइडियोलॉजिकली उसमें उसकी तरफ हैं, जिससे कि दे रिफ्यूज टू गेट बॉट ऑफ. बट आई एम श्योर चाइना विल ट्राई ऑल ट्रिक्स of the trade, whether in the book or out of the book.
जो उसमें कुछ ना कुछ करने के लिए. But let us see what the future holds. In any बिल्कुल case, ऐसे I'm sure people in Pakistan, they will keep their fingers crossed to see आगे क्या होने वाला है. बिल्कुल ऐसे ही है सर। लेकिन सर लास्ट में इलेक्शंस पे आप क्या कहेंगे? जो रिजल्ट्स आए हैं वो यकीनन सभी के लिए सरप्राइजिंग है। हाँ, सभी के लिए सरप्राइज है, बट आई थिंक व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू नोट इज जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार तीसरी बार फिर से बनकर आ रही, एंड यू नो इट इज रिपोर्टेड जो 8 तारीख को इनका वो होगा, यू नो ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी, एंड मेनी ऑफ द नेबरिंग लीडर्स उनको इनवाइट किया गया है. मेनी ऑफ देम हैव ऑलरेडी कंफर्म्ड देयर एक्सेप्टेंस, चाहे वो बांग्लादेश से हो, श्रीलंका से हो, भूटान से, नेपाल से हो, तो यहाँ से मॉरिशस से हो, तो ये सब लोग आएंगे वहाँ पर. सो इट इज गोइंग टू बी मच ऑफ कंटिन्यूटी. मैं समझता हूँ जो अगर फॉरेन पॉलिसी में देखा जाए तो देयर बी मच कंटिन्यूटी, क्योंकि जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है दैट हैज बीन अ सक्सेस. अमेरिका के साथ हमारे जो संबंध हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, क्वाड, इंडो पैसिफिक, वो सब हमारा वो रहेगा. And I think since Prime Minister Modi is there, as far as relations with China, that will continue to be a challenge, क्योंकि वही सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा. परंतु फिर उसमें क्योंकि अब इनकी तीसरी बारी वो है सरकार बनकर आ रही है, so I think there might be a few constraints on the functioning, but I feel it will be more in the context of domestic policies. पर जो दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं मैं कहूँगा, एक फॉरेन पॉलिसी, दूसरा सिक्योरिटी डिफेंस, और तीसरा इकोनॉमिक्स. ये वाली जो पॉलिसीज हैं ये वाली चलती रहेंगी. और मेरे ख्याल से उनका काफ़ी जो एनडीए का, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का जो पार्लियामेंट में काफ़ी उनकी नंबर्स हैं, 294 के आसपास हैं. कुछ और भी इंडिपेंडेंट्स पार्टीज उनको ज्वाइन कर रहे हैं. सो आई थिंक दे विल हैव अ कंफर्टेबल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट. और तो स्टेबिलिटी के बारे में तो कोई ऐसी प्रश्न चिन्ह नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है. So I think, and you know, all world leaders have warmly welcomed the re-election, a third time of the Prime Minister. 1962 के बाद पिछले कितने हो गए, 60 साल से ऊपर हो गए, उसके बाद this is the first time that government has been elected third time in a row. So I think that is something that gives great hope and confidence both to the people that the policies and of growth will continue. हमने देखा है पिछले 10 साल में भारत की जो इकोनॉमी है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ी है. पहले हम उस समय 11वें नंबर पर थे, अब हम 5वें नंबर पर हैं. एंड आई थिंक IMF की रिपोर्ट अभी आई है that India is going to become the 4th largest economy, displacing Japan by early 2025. And then Prime Minister Modi ने तो अपनी गारंटी दी है जो हम will be the 3rd largest economy within a few years. And India is the fastest growing major economy. अभी results आए हैं that India's economy has grown at 8.2%. GDP has grown at 8.2% in last year. So I think all the indications are good. So वही पॉलिसी कंटिन्यू करेगी. मेरे ख्याल से पाकिस्तान के साथ भी वही पॉलिसी कंटिन्यू करेगी. नंबर 1 दैट टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर. और अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी हिमाकत की जाएगी, टेररिस्ट अटैक किया जाएगा, तो उसका पूरी तरीके से जवाब दिया जाएगा, जैसे पुलवामा का दिया गया था बालाकोट में, और जैसा उरी का दिया गया था सर्जिकल स्ट्राइक से 2016 में. तो फिर आई थिंक दैट मैसेज इज़ वेरी क्लियर एज फार एज रिलेशंस विद पाकिस्तान, रिलेशंस विद चाइना, एंड रिलेशंस विद द अदर वर्ल्ड, रिलेशंस विद ग्लोबल साउथ, वो उसके ऊपर फोकस किया जाएगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि दैट वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अटेंशन लास्ट ईयर. G20 में जब हमने किया तब ग्लोबल साउथ के ऊपर काफ़ी तवज्जो दी गई, काफ़ी अटेंशन दी गई.
तो वो मेरे ख्याल से कंटिन्यू करेगा। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए सर, और साथ ही आई होप कि पाकिस्तान की तरफ से भी कोई नेगेटिव बात ना की जाए और अच्छे तरीके से वेलकम किया जाए नई गवर्नमेंट को हिंदुस्तान में। और इंसिडेंटली अभी तक मेरे ख्याल से कोई वो नहीं आया है। देयर हैज बीन ऑल द अदर कंट्रीज हैव सेंट इन मैसेजेस ऑफ कांग्रेचुलेशंस। आई थिंक एज ऑफ नाउ जो मेरी इंफॉर्मेशन है, पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा नहीं मैसेज आया है। मे बी प्रधानमंत्री साहब शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर हैं, चीन में हैं, तो शायद आई डोंट नो जी वेदर ही इज फॉलोइंग द न्यूज़ और नॉट, तो शायद उनको पता है या नहीं पता है क्या हो रहा है, तो इसीलिए शायद उन्होंने कोई मैसेज वगैरह अभी तक नहीं भेजा है। बट आई थिंक पाकिस्तान इज वो सब जगह से आ गए। यूएस राष्ट्रपति पुतिन ने तो टेलीफोन करके बात कर ली, प्राइम मिनिस्टर सुनक ने बात कर ली, और इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री G7 की मीटिंग में अगले हफ्ते वहाँ पर जाएंगे, इटली जाएंगे, तो सभी ने या बात करी है या मैसेज भेजा है। बट आई वेट टू सी व्हाट हैपेंस एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न्ड। सर, ये भी कर देंगे, थोड़ा लेट करेंगे मगर हर चीज में लेट होते हैं तो मैसेज में भी लेट हो गए होंगे, तो डेफिनेटली करेंगे तो सही। लेकिन क्योंकि जाहिर एक तरीका है, करना भी चाहिए। जी जी, थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच, आरजू, थैंक यू ऑलवेज अ सर। प्लेजर, ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।